बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 14 ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करना जा रहे हैं, दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एमडी कैट हो या बोर्ड का एग्जाम, एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। पहला पार्ट मैं आपको आज पढ़ाऊंगी और दूसरा पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर गौर से सुनिए ताकि इस टॉपिक में कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना रह जाए जो कि क्लियर ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि किडनीज फिल्टर करती हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को और एक्स्ट्रा वाटर को ब्लड से और एक्सक्रीट कर देती हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये यूरिन बनता कैसे है? यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में पहला स्टेप है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ब्लड फिल्टर होता है विद प्रेशर। वो फिल्ट्रेशन जिसमें प्रेशर एक्सर्ट किया जाए उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर है वो कैसे बनता है? तो एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर बोमेन कैप्सूल के अंदर दाखिल होती हैं और ग्लोमेरुलस बनाती हैं और फिर तमाम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कन्वर्ज होती हैं और इफरेंट आर्टीरियोल बनाती हैं और इफरेंट आर्टीरियोल फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड। अब ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। एफरेंट आर्टीरियोल्स का डायमीटर ज्यादा है इफरेंट आर्टीरियोल्स की निस्बत, तो ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ज्यादा आता है और नैरोअर इफरेंट आर्टीरियोल से कम ड्रेन होता है। अब आमद ज्यादा है और अखराज कम है तो डेफिनेटली ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है जो कि प्रेशर एक्सर्ट करता है और इस प्रेशर से ब्लड का कुछ फ्लूइड पोर्शन ब्लड में से फिल्टर होकर जो है वो बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। अब हाई प्रेशर forces about 1/5 of the fluid portion of the blood to be filtered out. ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जब रिलेटिवली हाई हो जाता है तो उसमें फ्लो करने वाले ब्लड का 20% फ्लूइड पोर्शन फिल्टर आउट होकर ब्लड कैपिलरीज की वॉल से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आ जाता है और इस फिल्ट्रेट को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब जो कैपिलरीज हैं आपको पता है उनकी वॉल 1 सेल थिक होती है और सेल्स के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस होती है। अब उन इंटरसेलुलर स्पेसिस के साइज पर डिपेंड करेगा और फैक्टर्स के साथ कि क्या चीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की शक्ल में बोमेन कैप्सूल में आई है और कौन सी कैपिलरीज के अंदर ब्लड में ही रह गई है। तो अब वाटर और यूरिया तो डेफिनेटली वेस्ट प्रोडक्ट है। वाटर का डिसाइड करेगा किडनी कि रखना है या निकालना है, लेकिन ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स और सॉल्ट्स, ये 3 कैटायन यहाँ पर बताए हुए हैं और भी कैल्शियम भी होगा इसमें, तो ये और मैग्नीशियम भी हो सकता है और ये तमाम जो सॉल्ट्स हैं ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट हैं
ये तो बॉडी से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद होती हैं। फिर बड़े मॉलिक्यूल्स और बड़े सेल्स जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के, और ब्लड सेल जो बड़े हैं वो कैपिलरी वॉल से पास नहीं होते। इंटरसेलुलर स्पेसेस कैपिलरी वॉल्स में इस साइज की होती हैं कि वो प्लाज्मा प्रोटीन और बड़े ब्लड सेल्स को बाहर नहीं आने देती, और वो ब्लड में ही रह जाती हैं। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और लार्जर ब्लड सेल्स या ब्लड सेल जो लार्ज होते हैं बिल्कुल भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं होते। अब glomerular filtrate contains not only waste but also vital nutrients that body cannot afford to lose. क्यों बॉडी बाहर जाने देंगी इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स को? तो क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है कि यूजफुल मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे किडनी जो कि मास्टर केमिस्ट है रीनल ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। ठीक है, जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गए हैं उनको वापस ब्लड में भेजा जाता है। कहाँ से? रीनल ट्यूब्यूल से। कहाँ पर? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में। अब यहाँ पर आप देखें कि ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये आगे कलेक्टिंग डक्ट है। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है कि जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है तो 85% वाटर वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में भेज दिया जाता है, और जितने वाइटल न्यूट्रिएंट हैं उनमें से अमाइनो एसिड हो गए, विटामिन्स हो गए और सॉल्ट्स हो गए, वो भी यहाँ पर ही प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ही जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में भेज दिए जाते हैं। जब फिल्ट्रेट आता है लूप ऑफ हेनले में तो उसकी डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर के लिए और इम्परमिएबल है सॉल्ट के लिए। तो वाटर भी डिसेंडिंग लिम्ब में रीनल ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाएगा, लेकिन सॉल्ट्स यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि वॉल डिसेंडिंग लिम्ब की सॉल्ट्स को के लिए परमिएबल नहीं है। अब असेंडिंग लिम्ब में जैसे ही फिल्ट्रेट आएगा तो सॉल्ट्स यहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर और असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट। डिसेंडिंग लिम्ब सॉल्ट को नहीं निकलने देगी और असेंडिंग लिम्ब वाटर को नहीं निकलने देगी, और यहाँ से ज्यादातर वाटर बाहर चला गया, यहाँ से सॉल्ट चले गए। अब फिल्ट्रेट चला गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिर वाटर और सॉल्ट की रिअब्जॉर्प्शन होगी और उसके बाद फिल्ट्रेट चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में फिर पानी की रिअब्जॉर्प्शन होगी। तो इस तरह जो है तमाम रिक्वायर्ड चीजें जो हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से निकाल ली जाएंगी। ये एक दफा फिर गो थ्रू होते हैं कि reabsorption through proximal convoluted tubule. Most reabsorption occur in proximal convoluted tubule. 75% water returns from filtrate to the capillaries by osmosis.
पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट्स जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह हैं, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ब्लड में जाएंगे और इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो पंपिंग है, पंप किया जाएंगे ये तमाम चीजें विद द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे ये तमाम वाइटल बायोकेमिकल्स इनटू द ब्लड थ्रू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रीअब्जॉर्प्शन थ्रू लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्फ परमिएबल है वाटर के लिए लेकिन सॉल्ट के लिए नहीं है, तो पानी जो है वो डिसेंडिंग लिम्फ से वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाएगा। फिर असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगी सॉल्ट को लेकिन पानी को रखेगी। ये आपने याद रखनी है कि कौन सी चीज कैसे जा रही है, वाटर ऑस्मोसिस से और सॉल्ट और ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और तमाम वाइटल न्यूट्रिएंट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वापस ब्लड में भेजे जाते हैं। फिर सम वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट फाइनल साइट है जहां पर वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी। थर्ड हमारा प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है यूरिन फॉर्मेशन में दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑपोजिट है रीअब्जॉर्प्शन के। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑपोजिट है अगर रीअब्जॉर्प्शन के, तो इसका मतलब है कि ब्लड से मटेरियल जो है वो वापस फिल्ट्रेट में डाला जाएगा, ठीक है। कि रीअब्जॉर्प्शन के ऑपोजिट है ट्यूबुलर सिक्रीशन और ब्लड से मटेरियल रीनल ट्यूब्स के अंदर मौजूद फिल्ट्रेट में डाला जाएगा। अब ये प्रोसेस क्यों करना पड़ता है? ये प्रोसेस इसलिए करना पड़ता है कि ब्लड की पीएच को अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है या कोई सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बना रहा है या फिर ब्लड में कोई मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स या ड्रग के रेजिड्यूज हैं जैसे पेनिसिलिन वगैरह, तो ये तमाम चीजें जो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं उन चीजों को ब्लड में डालकर यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा है तो ब्लड की पीएच डिस्टर्ब होगी। अमोनियम पोटेशियम आयन अगर ज्यादा है तो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस डिस्टर्ब होंगे। तो हाइड्रोजन आयन को एक लिमिट में रखने के लिए और सॉल्ट्स को एक सेट पॉइंट पर रखने के लिए जितनी चीजें एक्स्ट्रा हैं वो ब्लड से निकालकर फिल्ट्रेट में डाल दी जाएंगी और वो फिल्ट्रेट कहाँ पड़ा हुआ है, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुंच चुका है। जैसे ही फिल्ट्रेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर पहुंचेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की एपिथेलियम जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में फ्लो करने वाले ब्लड से हाइड्रोजन आयन, अमोनियम पोटेशियम आयन और बहुत सारे और मेटाबॉलिक टॉक्सिन और ड्रग रेजिड्यू जैसे हमने कोई एंटीबायोटिक वगैरह ली हुई है तो उसके जो रेजिड्यू हैं उनको ब्लड से निकालेगी और उनको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पड़े हुए फिल्ट्रेट में शामिल कर देगी और वो फिल्ट्रेट फिर जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में और कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो जाएगा पेपिलरी डक्ट्स में और पेपिलरी डक्ट से पेल्विस के से निकलने वाले यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में और वहां से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। और इस तरह ना सिर्फ हमने
नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर दिए, बल्कि वो तमाम चीजें जिनका बैलेंस जरूरी है बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो तमाम चीजें भी निकाल दी निकाल दी गई। एक लेवल तक किडनीज जो हैं वो ये तमाम चीजें निकालते हैं, जैसे टॉक्सिन और रेजिड्यू। अगर इनकी मिकदार बढ़ जाए तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस पैदा होती हैं नेफ्रॉन्स के लिए और किडनीज के लिए। तो थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन हाइड्रोजन 9 of kidney play role in maintaining the acid-base balance of the blood. यूरिन फॉर्मेशन के बाद यूरिन की एलिमिनेशन है। ये हम पिछले लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि किस तरह यूरिन एलिमिनेट होता है और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं यूरिन की क्वांटिटी की फॉर्मेशन पर। तो एक दफा आज फिर गो थ्रू होते हैं इसमें से कि कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जो है वो कल हमने देखा था कि पेपिलरी डक्ट्स में जाते हैं। पेपिलरी डक्ट्स जो है वो सारी रीनल पेल्विस में खुलती हैं, रीनल पेल्विस से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में जाती हैं और ब्लेडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। मस्कुलर कंट्रैक्शन ब्लेडर की फोर्स करती है यूरिन को बॉडी से बाहर और यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट। और नॉर्मल एडल्ट एलिमिनेट करता है एक दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन, लेकिन ये अमाउंट बहुत वेरिएबल है और डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि हमने कितना पानी पिया है या जो खाना हमने खाया है उसमें वाटर कंटेंट कितने ज़्यादा थे। तो अगर वाटर भी ज़्यादा लिया है हमने और फूड भी हमारी ऐसी है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा थे, तो फिर यूरिन का आउटपुट ज़्यादा होगा। डाइट जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो वो भी ट्रिगर करती है वाटर रिटेंशन को। ज़्यादा सॉल्ट अगर ब्लड में हो तो हाइपोथैलेमस को रिकॉर्ड करता है और हार्मोनल कंट्रोल करता है वाटर रिटेंशन का। और जब वाटर ब्लड में रिटेंशन होगी वाटर की तो डेफिनेटली यूरिन प्रोडक्शन भी कम होगी। जिस वक्त फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो जोर जोर से सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सर्फेस से एवेपोरेशन होती है। लाइकवाइज जब हम स्वेट करते हैं एक्सरसाइज के दौरान तो स्वेट की भी एवेपोरेटिव कूलिंग होती है और रेस्पिरेशन और प्रेस्पिरेशन दोनों मिलकर ब्लड के अंदर वाटर का लेवल डिक्रीज करते हैं तो यूरिन का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। हॉट वेदर में जब बहुत गर्मी है, स्वेटिंग है, स्वेटिंग से एवेपोरेटिव कूलिंग हो रही है तो फिर भी ब्लड में वाटर का लेवल ड्रॉप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो किडनी जो है वो वाटर को कंजर्व करेंगी और स्मॉलर वॉल्यूम कंसंट्रेटेड यूरिन का बनाएंगे।